नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम सर्किल चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और आज ही इसे खत्म कर देंगे अच्छे से समझ के। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखो, क्लास 10th में जो सर्किल का चैप्टर है बहुत ही छोटा और सिंपल है, पर उसे समझने के लिए सबसे पहले दो वर्ड्स को समझना जरूरी है, जिसमें पहला वर्ड है सीकेंट। सीकेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सर्किल एज्यूम कर लेते हैं विद सेंटर O। अगर कोई लाइन L इस सर्किल को दो पॉइंट A और B पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो लाइन सेगमेंट AB हुआ, ये AB एक सेकेंड हुआ, AB एक सेकेंड है। और यही यहाँ डेफिनेशन में भी लिख रखा है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्किल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक लाइन जो सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। इसी तरह अगर मैं एक दूसरी लाइन बनाऊं, इसे लाइन M बोल दिया, ये सर्किल को पॉइंट P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन सेगमेंट PQ भी एक सेकेंड हुआ। अच्छा, अब इसी तरह धीरे धीरे देखो, पहले ये लाइन L को मैंने थोड़ा नीचे मूव किया तो ये M पे आ गया। इसी तरह इस लाइन को अगर मैं धीरे धीरे नीचे मूव करता रहूं, तो एक ऐसा समय आएगा जब ये लाइन सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट ना करके सिर्फ सर्किल को टच करके निकल जाएगी, कुछ इस तरह। अब इस लाइन N में आप देखो कि ये सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बल्कि सिर्फ एक पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने R नाम दे दिया, सिर्फ पॉइंट R पे टच कर रही है, सिर्फ पॉइंट R पे टच कर रही है। तो ये लाइन N जो है ये हो गया हमारा टैंजेंट। उम्मीद करता हूं टैंजेंट और सेकेंट का बीच का डिफरेंस जो है आपको समझ में आया होगा। एक ऐसी लाइन जो सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जैसे कि ये लाइन L AB पर इंटरसेक्ट कर रही है तो AB एक सेकेंड हुआ, लाइन M PQ पर इंटरसेक्ट कर रही है तो PQ एक सेकेंड हुआ। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब ये लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करके सर्किल को सिर्फ छू के निकल जाएगी, तो ऐसी लाइन जो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है वो टैंजेंट हुआ, और जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो सेकेंड हुआ। तो टैंजेंट का जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो भी मैंने यहाँ आपके लिए लिख रखा है, लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्किल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट। सर्किल का सेंटर O है, ये लाइन A इंटरसेक्ट कर रहा है P और Q पे, तो PQ क्या हुआ, सेकेंड हुआ। ये लाइन B इंटरसेक्ट कर रहा है R और S पे, तो RS क्या हुआ, सेकेंड हुआ। लेकिन अगर कोई लाइन C सर्किल को सिर्फ टच कर रही है पॉइंट T पे, तो ये लाइन C क्या हो गया, ये हो गया हमारा टैंजेंट। तो यही है सीकेंट और टैंजेंट का डिफरेंस। आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये दोनों टर्म बहुत इस्तेमाल होने वाले हैं, तो आप ध्यान रखना कि सीकेंट क्या होता है और टैंजेंट क्या होता है। अब इस चैप्टर में कुछ थ्योरम्स हमारे सामने हैं। थ्योरम्स बहुत ही छोटे और सिंपल हैं, हालांकि उनका प्रूफ जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी किसी भी थ्योरम को अच्छे से समझने के लिए उसका डेरिवेशन हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो बिना समय गवाए हुए सबसे पहला थ्योरम देखते हैं। देखो, सबसे पहला थ्योरम क्या कह रहा है, टेंजेंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले तो एक सर्किल बना लिया, इस सर्किल का सेंटर O है और एक टैंजेंट भी इन्वॉल्व है, वो हमें पता ही है कि एक टैंजेंट इन्वॉल्व है, तो एक टैंजेंट बना लिया। ये जो टैंजेंट है इस सर्किल को मैंने मान लिया कि पॉइंट P पे टच कर रहा है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, देखो टैंजेंट ऑफ सर्किल, ये जो टैंजेंट है ये टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P है और इस पॉइंट P पे मैं पॉइंट O से रेडियस बना दूं, तो हमें क्या प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। ये टैंजेंट को अगर मैं AB बोल दूं, इस लाइन सेगमेंट को AB, तो हमें प्रूव करना है OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अब ये प्रूव करने के लिए एक कंसेप्ट आप सबसे पहले समझ लो, ये लाइन सेगमेंट AB है, ठीक, ये सर्किल का सेंटर O है। इस लाइन सेगमेंट AB पे बहुत सारे पॉइंट है, P, Q, R और S। अब अगर मैं इस पॉइंट O को इन सभी पॉइंट से जोड़ दूं और इसकी लेंथ मैं निकालूं, इसकी लेंथ L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये L4 है, और मुझे ये लेंथ, ये दोनों पॉइंट को जोड़ने के बाद ये भी पता चला कि ये जो एंगल है OSP, एंगल OSP ये 90 डिग्री है। तो अगर इस तरह का एक एक्सरसाइज आप कैरी आउट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो L3 है
ये शॉर्टेस्ट है, इसकी लेंथ शॉर्टेस्ट है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर इस लाइन सेगमेंट के किसी भी पॉइंट को मैं इस पॉइंट O से ज्वाइन करूं तो उसमें शॉर्टेस्ट लेंथ जो है वो उस लाइन सेगमेंट की होगी जो AB पर परपेंडिकुलर है। अब OP तो AB पे परपेंडिकुलर नहीं है, OQ भी नहीं है, बट OS है, तो OS जो है वो शॉर्टेस्ट होगा। इसी कंसेप्ट को यूज करके अगर मैं यहां पे ये प्रूव कर दूं कि AB, ये जो लाइन सेगमेंट है AB, इसके किसी भी पॉइंट से अगर मैं पॉइंट O को ज्वाइन करता हूं तो वो जो डिस्टेंस होगी वो शॉर्टेस्ट होगी। कब? जब मैं O को P से ज्वाइन करूं, तो उस केस में OP परपेंडिकुलर हो जाएगा AB के। इसके लिए मैंने एक और पॉइंट ले लिया लाइन सेगमेंट AB पे। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया Q और ये सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है R पे। अब यहाँ पे देखो कि OP जो है वो OR के बराबर होगा क्योंकि दोनों रेडियस हैं सर्किल के। OQ क्या है? OQ को आप OR प्लस RQ लिख सकते हो। क्यों? OQ यही है ना, OR प्लस RQ। तो ये जो OQ है, ये OQ की डिस्टेंस मैं क्यों निकाल रहा हूं? ये Q कोई दूसरा पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB पे अदर देन P। तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि क्या OQ जो है इसकी लेंथ OP से ज्यादा है या कम है। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि OQ जो है दैट इज OR प्लस RQ। अब OR को मैं क्या लिख सकता हूं? OP लिख सकता हूं, OP प्लस RQ। तो OQ डेफिनेटली OP से बड़ा हुआ। इसी तरह एक और पॉइंट अगर मैं यहां पे ले लूंगा, इस पॉइंट को मैंने S बोल दिया और ये सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट T पे। तो यहां पे फिर से मैं क्या देखता हूं कि OS जो है वो क्या होगा? OT प्लस TS। अब इसे फिर मैं इस OT को मैं OP लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि OT जो है वो रेडियस ही तो है, तो OT को मैंने OP लिख दिया प्लस TS। अब यहां फिर से मैं क्या देखता हूं कि OS इज ग्रेटर देन OP। तो बार बार मैं इस लाइन सेगमेंट AB पे सबसे पहले मैंने एक पॉइंट Q लिया और मैंने क्या देखा कि ये OQ जो है इसकी लेंथ OP से तो ज्यादा है, ये यहाँ पे मैंने देख लिया। फिर मैंने एक पॉइंट S लेके टेस्ट किया और फिर मैंने देखा कि OS जो है OP से ज्यादा है। इस तरह अगर आप इस लाइन सेगमेंट AB पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट को चेक करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि OP की जो डिस्टेंस है वो किसी भी और पॉइंट QS, अगर यहाँ पे आप पॉइंट C, D, E, किसी भी पॉइंट AB के किसी भी पॉइंट से O की डिस्टेंस से OP की डिस्टेंस सबसे कम है। तो OP इज शॉर्टेस्ट। इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया है कि पॉइंट O से अगर इस लाइन सेगमेंट AB के किसी भी पॉइंट को मैं ज्वाइन करूं तो वो जो डिस्टेंस होगी उसमें OP की डिस्टेंस सबसे कम है। इसका मतलब OP is perpendicular to AB। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, उसे मैं डेफिनेटली सॉल्व करूंगा। अब बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। देखो अगला थ्योरम कहता है अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज अ टैंजेंट टू द सर्किल। सबसे पहले एक सर्किल बना लिया जिसका सेंटर O है। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस, तो नेक्स्ट हमने एक रेडियस बना लिया, इसे बोल दिया OP। A line drawn through the end point of a radius and perpendicular to it। अब इस रेडियस के एंड पॉइंट यानी कि P से एक लाइन बनानी है जो परपेंडिकुलर हो इस रेडियस के, तो ये परपेंडिकुलर है, इसे लाइन L बोल दिया और इस सेगमेंट को मैंने AB बोल दिया। तो ये थ्योरम क्या कहता है? A line drawn through the end point of a radius and perpendicular to it is a tangent। मतलब अगर कोई रेडियस मैंने बना दिया है, जैसे यहाँ पे OP बनाया और एक ऐसी लाइन बना दी जो इस सेगमेंट OP पे परपेंडिकुलर है, तो वो टैंजेंट होगा। यानी कि यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट AB एक टैंजेंट है इस सर्किल का। ठीक इसी तरह एक और रेडियस मान लो यहाँ पे मैंने बना दिया, इसे मैंने OQ बोल दिया। तो ये थ्योरम कहता है कि अगर इस OQ के परपेंडिकुलर एक लाइन में M बना दूं तो वो लाइन M जो है इस सर्किल का टैंजेंट होगा। ये लाइन M यहाँ पे परपेंडिकुलर है, OQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन M एंड लाइन M इज अ टैंजेंट।
Similarly, line L is a tangent to this circle. एक और एग्जाम्पल देख लो, एक और रेडियस मैंने यहाँ पे बना दिया, इसे मैंने ओ डी बोल दिया, इस पॉइंट को डी बोला। अब इस पॉइंट डी पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर बना दूं, किसके परपेंडिकुलर, इस लाइन को मैंने एन बोल दिया, तो अगर ओ डी जो है ये एन के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये लाइन एन जो है ये भी एक टेंजेंट होगा। तो अगर आप गौर से ध्यान दोगे तो पिछला जो हमने थ्योरम 1 पढ़ा था, थ्योरम 2 उसका कन्वर्स है। क्यों? क्योंकि थ्योरम 1 हमें क्या कह रहा था? थ्योरम 1 हमें कह रहा था कि अगर एक सर्किल है विद सेंटर O और ये एक टेंजेंट है, इसे लाइन L बोल दिया, जो कि सर्किल को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर इस सर्किल के सेंटर को मैं इस पॉइंट P से कनेक्ट कर दूं, तो ये CP जो है ये परपेंडिकुलर होगा L के। तो यहाँ पे हमें पहले ये पता था कि ये लाइन L इस सर्किल का एक टेंजेंट है, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, उस पॉइंट पे अगर सेंटर से मैं कनेक्ट कर दूं और रेडियस बना दूं, तो वो रेडियस इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन इस दूसरे थ्योरम में बिल्कुल इसका कन्वर्स हमने देखा। इसमें क्या कह रहा है कि ये एक रेडियस है ऑलरेडी C और ये पॉइंट P। अगर इस पॉइंट P पे एक ऐसी लाइन बना दूं जो CP के परपेंडिकुलर है और इसे लाइन N बोल दूं, तो ये लाइन N एक टेंजेंट होगा। तो उम्मीद करता हूं दोनों के बीच डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या रहेगी कि जब भी हमारे सामने कोई सर्किल आएगा, उस सर्किल का सपोज सेंटर C है और एक रेडियस मैंने CQ बना दिया, इस पॉइंट Q पे अगर कोई टेंजेंट टच कर रहा है, इस लाइन को L बोल दिया, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। ये हमारा प्रैक्टिकल लर्निंग होना चाहिए इस दोनों थ्योरम से। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों थ्योरम आपको समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे थ्योरम की तरफ। देखो अगला थ्योरम कह रहा है लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक एक्सटर्नल पॉइंट A है, इस पॉइंट से मैंने एक सर्किल जिसका सेंटर O है उस पे दो टेंजेंट बनाए, वो टेंजेंट्स ने इस सर्किल को पॉइंट P और Q पे टच किया। तो हमें प्रूफ क्या करना है? लेंथ ऑफ दीज टू टेंजेंट्स AP एंड AQ आर इक्वल, यही हमें प्रूफ करना है। थ्योरम एक बार फिर से पढ़ लो। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, टेंजेंट AP एंड टेंजेंट AQ ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा है? A, टू अ सर्किल आर इक्वल, इन दोनों की लेंथ इक्वल प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे हम लोग अभी पहले के जो दो थ्योरम्स हमने पढ़े हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। देखो AP और AQ, इसकी लेंथ अगर हमें बराबर प्रूफ करनी है तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना होगा। इस OP को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये OP इस AP के परपेंडिकुलर होगा। अभी पहला थ्योरम हमने यही पढ़ा था। ठीक उसी तरह अगर मैं OQ को ज्वाइन कर दूं तो ये OQ भी AQ पे परपेंडिकुलर होगा। साथ ही साथ O और A को भी मैंने ज्वाइन कर दिया। तो अब अगर आप नोटिस करोगे इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOQ, इन दोनों ट्राइंगल में OPA और एंगल OQA ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री। OP एक रेडियस है और AP टेंजेंट है। तो टेंजेंट जहां भी सर्किल को टच कर रहा है उस पॉइंट को अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो वो रेडियस उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो ये दोनों एंगल बराबर हैं। इसके बाद OP की जो लेंथ है वो OQ के बराबर होगी। ये OP की लेंथ OQ के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्किल। साथ ही साथ ये जो साइड OA है ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, तो OA तो बराबर होगा ही क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो ये तीनों क्राइटेरिया देख के आपको क्लास 9 से कोई कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया याद आ रहा है? बाय RHS क्राइटेरिया ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOQ, और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके साइड्स भी बराबर होंगे, इसीलिए AP विल बी इक्वल टू AQ। तो सिंपल सा प्रूफ था इस थ्योरम का। देखो चौथा थ्योरम जो है हमें स्पेसिफिकली प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो हमने थ्योरम 3 में रिजल्ट यूज किया है उसका ही यूज करके इसे हम प्रूव कर देंगे। लेकिन सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट,
तो एक एक्सटर्नल पॉइंट ए से मैंने दो टेंजेंट बनाए ए पी और ए क्यू। आगे पढ़ो, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये जो सबसे पहले टेंजेंट एपी को ले लो। सबसे पहले ये एपी टेंजेंट सेंटर ओ पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो किसके बराबर होगा? सेंटर पे जो एंगल ए क्यू टेंजेंट सबटेंड कर रहा है। अब सेंटर पे एंगल सबटेंड करने का क्या मतलब हुआ? ये एक सर्किल मान लिया मैंने और ये एक पॉइंट ए है जिससे इस सर्किल पे एक टेंजेंट बनाया जो पॉइंट बी पे सर्किल को टच कर रहा है। सर्किल का सेंटर ओ है। अब ये टेंजेंट सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, तो वो कौन सा एंगल हुआ? वो एंगल होगा अगर इस पॉइंट बी और ओ को मैं ज्वाइन कर दूं और पॉइंट ए और ओ को ज्वाइन कर दूं। इस ज्वाइन करने की प्रक्रिया से ये जो एंगल बना, एंगल ए ओ बी, ये हुआ वो एंगल। ठीक इसी तरह ये जो ए पी टेंजेंट है, ये सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है? ये वाला एंगल 1। इसी लॉजिक से ये टेंजेंट ए क्यू सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड करेगा? ये एंगल 2। क्यों? यहाँ पे अगर मैं एक और टेंजेंट बना दूं जो इस पॉइंट सी पे टच कर रहा है सर्किल को, तो ए और ओ को तो मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर दिया है और ओ और सी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो यही एंगल तो सबटेंड कर रहा है सेंटर पे। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर? दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका मतलब हमें प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। सेकेंड वाला पोर्शन देख लो, दे मतलब कौन? टेंजेंट्स। Tangents are equally inclined to the segment joining center to that point। फिर से एक सेपरेट फिगर के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? मान लिया ये एक टेंजेंट है ए पी और एक और टेंजेंट बना दिया मैंने ए क्यू। तो ये क्या कह रहा है? द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। इन दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल है, एंगल पी ए क्यू, इस एंगल पी ए क्यू को ये लाइन ओ ए, ओ क्या है? सेंटर, ये लाइन ओ ए बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसे एंगल 3 बोल दूं और इसे एंगल 4 बोल दूं तो इस सेकेंड लाइन के हिसाब से हमें क्या प्रूफ करना है? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। तो अगर यहाँ पे आपने ये समझ लिया है तो थ्योरम 3 में हमने, एक बार थ्योरम 3 में आ जाते हैं। थ्योरम 3 में हमने क्या प्रूफ किया था कि AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू AOQ, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं बाय RHS क्राइटेरिया। ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया है, तो इस रिजल्ट को यहाँ पे डायरेक्टली यूज करते हैं। यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल AOP विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOQ। हमने थ्योरम 3 में ऑलरेडी ये प्रूफ किया था। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एंगल्स भी बराबर होंगे। एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, ये हमारा दूसरा नंबर का रिजल्ट जो प्रूव करना था, और एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, ये हमारा ये पहला नंबर का रिजल्ट जो प्रूव करना। तो थ्योरम 3 को प्रूव करने के बाद 4 को प्रूव करने की जरूरत स्पेसिफिकली बची नहीं। तो हमने अभी तक जो 4 रिजल्ट सीखे हैं 4 थ्योरम के थ्रू, उसे एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि ये सर्किल है, इसका सेंटर O है, ये एक टेंजेंट है L, सर्किल को टच कर रहा है पॉइंट P पे। तो अगर मैं OP को ज्वाइन कर दूं तो ये जो एंगल है ये हमेशा 90 डिग्री होगा, दैट इज OP विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन L। इसका कन्वर्स हमने क्या सीखा था कि अगर ये सर्किल है, इसका सेंटर O है, एक रेडियस मैंने यहाँ पे बना लिया OR, और इस R पे, OR पे परपेंडिकुलर एक लाइन मैं बना दूं, एक लाइन में ऐसी बनाऊं M, ये लाइन M जो है ये OR पे परपेंडिकुलर है। इस केस में अगर ऐसा होता है तो ये लाइन M एक टेंजेंट होगी। तो ये थ्योरम नंबर 1 और 2 हमारा हो गया। अभी 3 और 4 में हमने क्या सीखा? एक सर्किल है, इस सर्किल पे मैंने दो टेंजेंट बनाए सेम पॉइंट A से। ये टेंजेंट सर्किल को टच कर रहे हैं पॉइंट P और पॉइंट Q पे। तो थ्योरम 3 हमें क्या सिखाता है कि AP विल बी इक्वल टू AQ। इसका मतलब क्वेश्चंस में देखो ये सारे रिजल्ट डायरेक्टली यूज होंगे। रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर कोई टेंजेंट बना तो उसके परपेंडिकुलर होगा। अगर रेडियस के दूसरे थ्योरम में क्या कहा था कि अगर रेडियस के एंड पॉइंट पे मैं कोई लाइन बना दूं जो कि उस रेडियस के परपेंडिकुलर है तो ये लाइन टेंजेंट होगी। ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं।
तीसरे में क्या कह रहा है कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से मैं दो टेंजेंट बनाऊं तो वो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। इस सर्किल विद सेंटर O पे दो टेंजेंट बनाए, इस पॉइंट P और पॉइंट Q पे, तो AP विल बी इक्वल टू AQ। साथ ही साथ थ्योरम 4 में क्या कह रहा है कि अगर मैंने इस OP को ज्वाइन कर दिया और OQ को ज्वाइन कर दिया और ये वाली लाइन सेंटर से A को ज्वाइन कर दिया, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। तो ये चारों रिजल्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करके इन रिजल्ट्स के थ्रू अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो आओ एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है लाइन थ्रू द सेंटर O ऑफ ए सर्किल। सबसे पहले तो एक सर्किल बना लो, सेंटर O हमें दे रखा है। लाइन थ्रू द सेंटर O ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हमें क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। कट्स द टेंजेंट एट पॉइंट P। तो एक पॉइंट P ले लिया और उस पे एक टेंजेंट मैंने बना दिया। ये पॉइंट P है, इस पे एक टेंजेंट मैंने बना दिया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, लाइन थ्रू द सेंटर O ऑफ अ सर्किल कट्स द टेंजेंट एट पॉइंट P। इस सेंटर से एक लाइन है जो बना दी है मैंने, वो इस टेंजेंट को पॉइंट Q पर कट कर रहा है और ये PQ की लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे PQ दे रखा है ऑलरेडी, तो हमें निकालना क्या है, OQ। ये जो OQ है इसे मैंने x मान लिया, यही निकालना है। इस OP को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ध्यान देना, अगर OP ज्वाइन होगा, OP क्या है, एक रेडियस है और ये रेडियस सेंटर O से कहां जाके टच कर रहा है, पॉइंट P पे, और पॉइंट P पे एक टेंजेंट भी है। क्यों, ये QP जो है एक टेंजेंट है इस सर्किल का, तो ये जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री होगा, हमने अभी अभी थ्योरम में सीखा है। अब इस OP की लेंथ क्या होगी, 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये OP क्या है, रेडियस ही तो है सर्किल का। अब इसके बाद हमारे लिए ये OQ निकालना बहुत ही इजी हो गया। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल POQ। पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो OQ को हमने x मान लिया है, OQ स्क्वायर, OP is 7 and PQ is 24 का स्क्वायर। x स्क्वायर will be 49 plus 576 that is 625। अब अगर आप 625 का स्क्वायर रूट करोगे तो x की वैल्यू हमें इजीली 25 मिल जाएगी। इसलिए ये जो OQ है इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे कंसेप्ट जो हमने यूज किया वो ध्यान रखना, सेंटर से उस पॉइंट पे जहां पे टेंजेंट टच कर रहा है उसे अगर ज्वाइन करें तो वो वाला रेडियस OP परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के। टेंजेंट क्या है, PQ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन में हमें फिगर ऑलरेडी दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, AB इज कॉर्ड ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O। तो एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, इसमें AB एक कॉर्ड है, AB। AOC इज अ डायमीटर, AOC इज अ डायमीटर एंड AT इज अ टेंजेंट एट A। तो ये जो पॉइंट A है इस पे एक टेंजेंट बनाया AT। तो हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल BAT इज इक्वल्स टू एंगल ACB। यही हमारा रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए क्लास 9th में एक कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो मैं आपको एक बार बहुत ही ब्रीफ में बता देता हूँ। देखो ये एक सर्किल है जिसका सेंटर O है। इस पॉइंट O से अगर मैं कोई एक लाइन बनाऊं जो सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो ये एक डायमीटर हो जाएगी सर्किल की। तो इस सर्किल के डायमीटर ने इस सर्किल को दो पार्ट में बांट दिया, पहला पार्ट है 1 और दूसरा 2। अब इन दोनों एंड पॉइंट A और B से, A से मैंने एक लाइन बनाई जो सर्किल को मान लिया इंटरसेक्ट करती है पॉइंट P पे, और इस पॉइंट P को अगर मैंने B से जोड़ दिया तो ये जो एंगल है 90 डिग्री होगा। और ये एंगल का 90 डिग्री होना इस पॉइंट P पे डिपेंडेंट नहीं है। इस सेमी सर्किल में, इस पहले वाले सेमी सर्किल में अगर किसी भी पॉइंट को मैं B से और A से जोड़ दूं तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक इसी तरह नीचे वाले पार्ट में भी अगर किसी भी पॉइंट सर्किल के, सेमी सर्किल के किसी भी पॉइंट को मैं A से जोड़ दूं और B से जोड़ दूं तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल इन अ सेमी सर्किल इज ऑलवेज हमेशा वो 90 डिग्री रहेगा। तो अगर ये आपको रिकॉल हो गया है क्लास 9th से तो फिर ये क्वेश्चन बनाना हमारे लिए बहुत ही इजी रहेगा। देखो अगर यहाँ पे AOC एक डायमीटर है तो ये भी सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो A को ज्वाइन कर दिया मैंने सेमी सर्किल
के एक पॉइंट बी से और सी को भी ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल डेफिनेटली हमारा 90 डिग्री हो गया। तो एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। क्यों ये 90 डिग्री है, यहाँ पे हमें लिखना होगा एंगल इन अ सेमी सर्किल। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में ध्यान दो, तीनों एंगल जो है इस ट्राइंगल के, उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो पहला एंगल क्या है, बी ए सी, ये, फिर दूसरा एंगल क्या है, ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल, ये वाला एंगल ए बी सी, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। अब ये एंगल ए बी सी तो हमने ऑलरेडी देखा कि यहाँ 90 डिग्री है, तो इसे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या मिल जाएगा, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस 90 डिग्री इज 180 डिग्री। इसे अगर आप सॉल्व कर दोगे तो हमें मिल जाएगा बी ए सी प्लस ए सी बी इज 90 डिग्री। इसे इक्वेशन 1 बोल दो। अब एक और कंसेप्ट जो हमने पहले थ्योरम में अभी अभी पढ़ा है, ये जो OA है, यहाँ पे ध्यान दो, ये OA एक रेडियस है और ये AT एक टैंजेंट है। तो ये जो OA रेडियस है, ये टैंजेंट AT पे परपेंडिकुलर होगा। पहला थ्योरम हमने ये पढ़ा था। तो एंगल CAT इज 90 डिग्री। अब इस एंगल CAT को मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ, देखो एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल CAT को मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्यों, CAT ये पूरा एंगल CAT हो गया, ये वाला एंगल, इसके दो पार्ट हो गए 1 और 2, तो एंगल 1 और 2 इज 90 डिग्री। अब एंगल 1 क्या है, एंगल 1 इज CAB और एंगल 2 क्या है, BAT, ये दोनों का सम भी 90 डिग्री है। अब इक्वेशन 1 देखो और इक्वेशन 2 देखो। इक्वेशन 1 जो है ये भी 90 डिग्री के बराबर है और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड ये भी 90 डिग्री के बराबर है। अगर दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हैं तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। इसीलिए हम लोग ये भी लिख सकते हैं इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमें क्या मिलेगा, एंगल BAC प्लस एंगल ACB, ये हमें इक्वेशन 1 से मिल गया। और फिर इक्वेशन 2 से ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल CAB प्लस एंगल BAT। तो ये एंगल CAB और एंगल CAB कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, ACB इज इक्वल्स टू एंगल BAT। और यही वो हमारा रिजल्ट है जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये जो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O है। तो नेचुरली AB जो है ये एक डायमीटर हो गया सर्किल का। अब एक पॉइंट P से एक टैंजेंट जो है सर्किल को पॉइंट C पर टच कर रहा है, और ये डायमीटर AB को अगर हमने प्रोड्यूस किया तो वो जाके भी पॉइंट P पे मिल जा रहा है। अब हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में, ये वाला जो एंगल है एंगल ACP, ये हमें 110 डिग्री 110 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है। हमें निकालना क्या है, एंगल CBA, ये वाला एंगल हमें निकालना है। इसे मैंने एंगल 1 बोल दिया। तो एंगल CBA, इसे मैंने एंगल 1 बोल दिया है, ये निकालना है हमें। तो एंगल ACP को देखो, क्वेश्चन बनाते समय हमेशा इन एंगल्स को कोशिश करो कि छोटे छोटे नाम दे दो, क्योंकि ये पूरा पूरा लिखना कंफ्यूजिंग और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। एंगल ACP को मैंने एंगल 2 बोल दिया। अब यहाँ पे आप एक काम करो, ये जो पॉइंट C है इसे O से कनेक्ट कर दो। इसको कनेक्ट करने से क्या होगा कि OC एक रेडियस है और PC एक टैंजेंट है, तो OC विल डेफिनेटली बी परपेंडिकुलर टू PC। इसका मतलब एंगल OCP इज 90 डिग्री। इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। फिलहाल एक कंसेप्ट अभी पिछले की क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि एंगल इन अ सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे AB एक डायमीटर है, इस डायमीटर की एंड पॉइंट को सेमी सर्किल के किसी भी एक पॉइंट से मैं कनेक्ट कर दूं तो वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे A को C से कनेक्ट किया और B को भी C से कनेक्ट किया, तो एंगल ACB हमारे लिए क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसे भी ध्यान में रखो, इसे मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया, इसे इक्वेशन 2 बोल दिया। अब एंगल ACP क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है 110 डिग्री है। एंगल ACP को अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं लिख सकता हूं इसे एंगल BCP प्लस एंगल BCP कौन सा एंगल हो गया, ये वाला एंगल, और BCA कौन सा एंगल हो गया, ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल का सम जो है वो 110 डिग्री हो गया। अब ये BCA एंगल जो है ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे देखा है कि 90 डिग्री है, तो एंगल BCP प्लस 90 डिग्री इज 110।
तो एंगल बी सी पी हमारे लिए 20 डिग्री आ गया, इसे इक्वेशन 3 बोल दिया। अब यहाँ से इक्वेशन 1 से अब देखो कि यहाँ पे हमने लिखा था एंगल ओ सी पी इज 90 डिग्री, तो ये जो ओ सी पी है इसे मैं क्यों ना कुछ इस तरह ब्रेक कर दूं कि ये बी सी पी भी इसमें इन्वॉल्व हो। तो ओ सी पी को मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी सी पी, तो इसे मैंने लिख दिया एंगल ओ सी बी प्लस एंगल बी सी पी, और ये किसके बराबर हो गया 90 डिग्री। अब BCP ऑलरेडी मेरे पास 20 डिग्री है, तो इस BCP की अगर आप 20 डिग्री डालोगे तो एंगल OCB क्या बच जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। क्यों, ये 90 माइनस ये 20 इधर को चला जाएगा, 90 माइनस 20 70 हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो फिगर आया है ये एंगल OCB ये 70 डिग्री है। अब यहाँ पे इन ट्राइंगल OBC अगर आप कंसिडर करोगे तो OC ये जो OC है ये OB के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। तो अगर दोनों साइड इक्वल है तो इनके दोनों अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमें क्या मिलेगा, OCB विल बी इक्वल टू OBC एंगल। तो OCB हमने ऑलरेडी 70 डिग्री निकाल लिया है, तो एंगल OBC क्या हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। और यही जो एंगल OBC है यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। देखो क्वेश्चन में क्या निकालना था, ये CBA दिस इज नथिंग बट एंगल OBC। क्यों, एंगल CBA इज नथिंग बट एंगल OBC, तो ये OBC जो है दिस इज नथिंग बट एंगल CBA एंड दैट इज 70 डिग्री। तो यही हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट टैंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल। इस फिगर में एक आर्क AB कंसीडर करो, AB ये एक आर्क AB है, इस AB का मिड पॉइंट ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पे एक टैंजेंट बना हुआ है CD। ये CD एक टैंजेंट है जो इस सर्किल को पॉइंट P पे टच कर रहा है, और पॉइंट P इस आर्क AB का मिड पॉइंट भी है। क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। प्रूव दैट टैंजेंट ड्रॉन एट मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल is parallel to the chord joining the end points of the arc। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस आर्क AB के मिड पॉइंट P पर जो टैंजेंट बना है वो इस आर्क के दोनों पॉइंट A और B को अगर ज्वाइन करके एक कॉर्ड बनाए तो उसके पैरेलल होगा। यानी कि हमें प्रूफ करना है AB इज पैरेलल टू CD, यही प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन पढ़ के जो प्रूफ करना है वो डिराइव करना भी एक खुद में बहुत बड़ा काम है। अगर ये आपने डिराइव कर लिया ना सही से कि हमें करना क्या है, तो आगे के स्टेप्स तो हमने थ्योरम सारे सीख रखे हैं, उससे बहुत इजीली बन जाएंगे। देखो मोटा मोटा कंसेप्ट ये समझ लो कि ये अगर AB और CD को मुझे पैरेलल प्रूफ करना है तो सबसे पहले क्यों ना मैं इस OP को ज्वाइन कर दूं। OP को जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे ये पता है कि ये पॉइंट P पे CD एक टैंजेंट है और OP एक मेरा रेडियस हो गया, तो OP विल डेफिनेटली बी परपेंडिकुलर टू CD। OP विल इज परपेंडिकुलर टू CD, ये मुझे पता चल गया ऑलरेडी। अगर मैंने किसी तरह ये प्रूफ कर दिया कि ये जो पॉइंट OP ये रेडियस है O से P को ज्वाइन करती हुई लाइन AB को अगर पॉइंट C पे, C नहीं लेते हैं, C ऑलरेडी यूज्ड है, इसे मैं एक और पॉइंट Q मान लेता हूं। अगर ये लाइन OP AB को Q पे इंटरसेक्ट कर रही है और अगर मैं किसी तरह ये प्रूफ कर दूं कि OQ जो है ये भी AB के परपेंडिकुलर है, OQ भी AB के परपेंडिकुलर है, तो अब देखो एक ही लाइन सेगमेंट OP जो है ये CD के परपेंडिकुलर भी है और AB के परपेंडिकुलर भी है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली AB विल बी पैरेलल टू CD। तो हमें ये प्रूव करना है समहाउ कि OQ इज परपेंडिकुलर टू AB। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के वर्डिंग से हमें प्रूव क्या करना था, हमने वो डिराइव कर लिया। हमें प्रूव करना था AB इज पैरेलल टू CD। इसके बाद मैंने O को P से ज्वाइन कर दिया और हमें ये पता ही है, थ्योरम हमने पढ़ रखा है अभी कि OP will be perpendicular to CD, क्योंकि रेडियस OP will be perpendicular to tangent at the point of contact P। अब OP जो है CD के परपेंडिकुलर है और ये OP लाइन AB को Q पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर मैं किसी तरह प्रूव कर दूं कि OQ जो है ये भी AB के परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली AB और CD पैरेलल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि सेम ट्रांसवर्सल OP दो लाइन के परपेंडिकुलर हो गया है। एक ट्रांसवर्सल अगर दो लाइन के परपेंडिकुलर है, ये ट्रांसवर्सल L अगर लाइन M और N दोनों के परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली लाइन M और N जो है
ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। यही कंसेप्ट यूज करके मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि ए बी और सी डी पैरेलल होगा अगर ओ क्यू ए बी के परपेंडिकुलर है। तो क्या प्रूफ करना है वो हमें मिल गया, कैसे करना है वो भी मिल गया। हमें प्रूफ कैसे करना है, ओ क्यू को ए बी के परपेंडिकुलर बनाना है। तो एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ओ को ए से जोड़ देते हैं और ओ को बी से जोड़ देते हैं। अब देखो इन ट्राइंगल ओ ए क्यू एंड ट्राइंगल ओ क्यू बी, ओ ए और ओ बी ये दोनों तो बराबर हो गए, क्यों, दोनों ही रेडियस ऑफ सेम सर्किल हैं। ओ क्यू और ओ क्यू ये तो दोनों कॉमन हो गया, दोनों ही ट्राइंगल में ये साइड है। अब एंगल ए ओ क्यू और एंगल बी ओ क्यू, ये एंगल ए ओ क्यू और एंगल बी ओ क्यू, एंगल 1 और एंगल 2, ये दोनों भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क एट सेंटर इज इक्वल, एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क एट सेंटर। ये हमने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसे एक बार मैं रिफ्रेश करवा देता हूं आपके लिए। एक सर्किल एज्यूम कर लिया विथ सेंटर O, एक कॉर्ड हमने मान लिया ए बी। अब ये जो कॉर्ड ए बी है ये सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक माइनर आर्क ये वाला है हमारा ए बी, ये एक माइनर आर्क है। इस आर्क का मिड पॉइंट मैंने ये P मान लिया है। तो इस आर्क ए बी को, ये वाला जो आर्क ए बी है, इसे ये पॉइंट P दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल आर्क में, आर्क AP और आर्क BP, ये दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगे, ये वाला एंगल आर्क AP सबटेंड करेगा ये एंगल 1 और आर्क BP सबटेंड करेगा ये वाला एंगल 2। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि आर्क AP और BP बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये पॉइंट P जो है इस आर्क AB का मिड पॉइंट है। तो ठीक हूबहू यही कंडीशन हमारे इस क्वेश्चन में भी तो फुलफिल हो रही है। देखो ये पॉइंट P जो है इस आर्क AB का मिड पॉइंट है, दे रखा है क्वेश्चन में, टेंजेंट ड्रॉन एट मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क। तो PA ये वाला आर्क सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल 1, और PB ये वाला आर्क सेंटर पे कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल 2। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, यानी कि एंगल AOQ विल बी इक्वल टू एंगल BOQ। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जा रहे हैं तो ये दोनों ट्रायंगल OAQ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OQB के कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया के तहत, सॉरी कौन से कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के तहत, साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब अगर ट्रायंगल OAQ और OQB कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल है, एंगल AQO, ये किसके बराबर होगा, एंगल OQB के बराबर होगा। इसे इक्वेशन 1 कर दो। एक चीज और देखो, एंगल AQO और एंगल OQB इन दोनों का सम अगर आप करोगे तो 180 डिग्री होगा। अब एंगल AQO तो ऐसे ही रहने दिया, इस OQB को भी हम एंगल AQO लिख सकते हैं, तो ये 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब एंगल AQO इज 90 डिग्री। अब जब एंगल AQO 90 डिग्री है तो हमें क्या पता चल गया कि OQ इज परपेंडिकुलर टू AB, और ये OP ऑलरेडी हमें CD के परपेंडिकुलर है, ये पता ही है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि AB एक लाइन सेगमेंट है और CD एक लाइन सेगमेंट है, AB एंड CD, और एक लाइन OP जो है ये CD के भी परपेंडिकुलर है और AB के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब AB और CD डेफिनेटली पैरेलल होंगे, AB विल बी पैरेलल टू CD। यही हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। तो ये समझ आ गया हो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्किल टचेस 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, ये इस क्वाड्रिलेटरल ABC और D को पॉइंट P, Q, R और S पे टच कर रहा है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू BC प्लस DA। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को देख के सबसे पहले इंट्यूशन डेवलप करते हुए आप ये सोचने की कोशिश करो कि इसे मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ, क्या करूं कि ये प्रूव हो जाएगा। कौन सा सर्किल का थ्योरम जो हमने पढ़ा है वो यहाँ पे मोस्ट लाइकली एप्लीकेबल होगा। तो अब देखो कि ये जो पॉइंट A है या पॉइंट B, C या फिर पॉइंट D, क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टेक्स हैं, इस वर्टेक्स से आप देख रहे होगे कि AP एक टैंजेंट है वर्टेक्स A से और AS भी एक टैंजेंट है। सिमिलरली पॉइंट B से BP भी एक टैंजेंट है और BQ भी एक टैंजेंट है। तो आप याद करो कि length of tangent drawn on a circle from an external point is equal। तो अगर पॉइंट A से
जो टेंजेंट बनाया गया है सर्किल पे दोनों ही वो बराबर होंगे, तो AP जो है वो AS के बराबर होगा, इसे पहला इक्वेशन बोल दिया। सिमिलरली पॉइंट B से जो दो टेंजेंट बने हैं BP एंड BQ ये बराबर होंगे, इसे दूसरा इक्वेशन बोल दिया। सिमिलरली अब पॉइंट C पे आ जाते हैं, C से दो टेंजेंट कौन से हैं CQ एंड CR, ये दोनों बराबर होंगे, इसे तीसरा इक्वेशन बोल दिया। और पॉइंट D से जो दो टेंजेंट बने हैं DR और DS ये दोनों भी बराबर होंगे, इसे चौथा इक्वेशन बोल दिया। ये चारों हम क्यों लिख पाए हैं, कौन सी प्रॉपर्टी के तहत लिख पाए हैं? अब थ्योरम 3 याद करो आज के क्लास में ही जो हमने पढ़ा है। वो थ्योरम क्या कहता है? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सेम सर्किल आर इक्वल। यही प्रॉपर्टी जो है इसका यूज करके हमने ये चारों रिजल्ट लिखा है। अब अगर इन चारों इक्वेशन को मैं यहाँ जोड़ दूं, क्या कर रहा हूं मैं? एडिंग 1 2 3 एंड 4। मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे? AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। क्यों? AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR विल बी इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब इसे मैं कुछ इस तरह ग्रुप कर लेता हूँ, AS BQ CQ DS। AP और BP को जब मैं ग्रुप करूंगा तो अब देखो AP प्लस BP इज नथिंग बट AB एंड CR प्लस DR इज नथिंग बट CD। फिर AS प्लस BQ क्या हो जाएगा? ये ग्रुपिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, देखो AS को मुझे DS के साथ ग्रुप करना है, तो AS और ये DS इस तरह ग्रुप कर दो, और ये जो BQ है इसे इस CQ के साथ ग्रुप कर दो, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? AB प्लस CD। AS प्लस DS विल बी AD एंड BQ प्लस CQ विल बी BQ प्लस CQ विल बी BC। और यही हमारा रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना था, AB प्लस CD इज AD प्लस BC। देखो ये जो मैंने बाई मिस्टेक यहाँ गलत ग्रुपिंग कर लिया है, इस तरह का मिस्टेक अगर कुछ एग्जाम में हो जाए आपसे तो वहां घबराना नहीं है, छोटा सा कुछ सिली मिस्टेक होता है जिसकी वजह से इस तरह के रिजल्ट आ जाते हैं, तो उसे एग्जाम में आप रेक्टिफाई कर सकते हो कूल एंड काम माइंड के साथ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल। सबसे पहले तो एक सर्किल बना लिया, एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया A, इससे इस सर्किल पे दो टेंजेंट बना लिए A B और C। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट का B और C है, A हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल। तो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स क्या हो गया? ये वाला एंगल हो गया ना इन दोनों टेंजेंट के बीच, तो यही एंगल हुआ एंगल 1 इज सप्लीमेंट्री। ये वर्ड यहाँ पे ध्यान देना, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। तो ये जो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B और C है, सेंटर के साथ मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये जो एंगल बन रहा है एंगल 2, ये दोनों सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब हुआ? एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है 180 डिग्री है, यही हमें प्रूव करना है। तो अब अपने ओरिजिनल फिगर पे आ जाते हैं, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट सर्किल। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है? एंगल APBQ, यही तो है इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको मैंने सेंटर से ज्वाइन किया तो ये वाला एंगल बना एंगल AOB। इन दोनों को जोड़ के 180 प्रूव करेंगे तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री प्रूव हो जाएंगे। यहाँ पे आप गौर करो, इन ट्रायंगल OAP में एंगल AOP प्लस एंगल OPA प्लस एंगल OAP, यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये, इन तीनों को आप जोड़ोगे तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होगा। तो एंगल AOP प्लस एंगल OPA, ये तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, लेकिन ये जो एंगल OAP है ये डेफिनेटली 90 डिग्री होगा। हमने ऑलरेडी ये थ्योरम में पढ़ रखा है। ये OA क्या है? रेडियस है, और रेडियस के एंड पॉइंट A पे एक टेंजेंट बना हुआ है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि OA इज परपेंडिकुलर टू AP। तो एंगल AOP प्लस एंगल OPA इज 90 डिग्री, इसे इक्वेशन 1 बोल दो। अब हमने आज थ्योरम 3 एक पढ़ा था, तीसरे नंबर पे जो थ्योरम पढ़ा था उस पे आप ध्यान दो कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्किल पे दो टेंजेंट बनाए गए हैं तो सेंटर से O से
उस एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है वो इन दोनों टैंजेंट के बीच के बने हुए इस एंगल को बराबर भागों में बांटती है, यानी कि ये एंगल 1 जो है ये एंगल 2 के बराबर होगा। साथ ही साथ ये जो सेंटर से लाइन है, ये जो सेंटर से इस एक्सटर्नल पॉइंट P तक की लाइन है, ये इस एंगल AOB को भी 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि 3 एंगल 4 के बराबर होगा। तो AOP को और OPA को अगर मैं दुगना कर दूं, इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एंगल AOP प्लस 2 एंगल OPA इज इक्वल्स टू 2 इंटू 90 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल AOP क्या होगा? एंगल APB होगा। और ट्वाइस ऑफ एंगल OPA क्या होगा? ट्वाइस ऑफ एंगल AOP एंगल AOB होगा। और ट्वाइस ऑफ एंगल OPA क्या होगा? एंगल BPA, एंड दिस विल बी 180 डिग्री। और यही जो रिजल्ट है ये हमें प्रूव करना था। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल ABC दे रखा है। इस ट्राइंगल के जो तीनों साइड हैं, सबसे पहले देखो ये साइड AB जो है ये एक सर्किल को P पे टच कर रहा है और उस सर्किल का सेंटर O है और रेडियस R है, ये हमें ऑलरेडी दे रखा है। सिमिलरली इसी ट्राइंगल का साइड BC इस सर्किल को Q पे टच कर रहा है और साइड AC इस सर्किल को R पे टच कर रहा है। इसका सबसे पहला मतलब हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं? ये लाइन सेगमेंट AB इस सर्किल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है P पे, तो ये लाइन सेगमेंट AB इस सर्किल का एक टैंजेंट हुआ। सिमिलरली BC भी एक पॉइंट Q पे टच कर रहा है तो BC भी टैंजेंट हुआ, और AC भी एक पॉइंट R पे टच कर रहा है तो AC भी एक टैंजेंट हुआ। तो इस ट्राइंगल के तीनों साइड इस सर्किल के टैंजेंट हैं। अब आगे पढ़ते हैं, हमें प्रूव क्या करना है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 0.5 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इंटू R। हमें प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 0.5, इसे हम हाफ भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इंटू R। अब इसे पेरीमीटर को आप कैसे लिख सकते हो? इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा? AB प्लस BC प्लस AC इंटू R। ये R क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। ये हमारा रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब देखो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं इस ट्राइंगल ABC को सिंपली हाफ इंटू बेस, कोई सा भी साइड ले लूं, फॉर एग्जाम्पल BC, और ये हाइट इस फॉर्म में लिखूं तो हमारा ये रिजल्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान लगाओ कि हमें ये तीनों साइड का सम चाहिए, AB प्लस BC प्लस AC हमारे फाइनल रिजल्ट में। तो वो किस तरह से हम ला सकते हैं? फॉर्मूला यही रहेगा ट्राइंगल के एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे देखो सेंटर जो ये O है, सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान देनी है कि इस सेंटर O से इस पॉइंट Q पे अगर हम एक लाइन बनाएंगे तो ये OQ जो है ये BC पे परपेंडिकुलर होगा। और इसके बाद अगर मैं B और O को ज्वाइन कर दूं और O और C को ज्वाइन कर दूं, ये जो ट्राइंगल BOC बना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस क्या है इसका? BC, और हाइट क्या है? OQ को मैं हाइट क्यों ले रहा हूं? क्योंकि OQ इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बेस BC फ्रॉम ऑपोजिट वर्टेक्स OQ, और साथ ही साथ OQ इज परपेंडिकुलर टू BC, ये अभी मैंने बता दिया। तो ये एक ले लो, इक्वेशन नंबर 1। साथ ही साथ अगर मैं O और A को भी ज्वाइन कर दूं, और जैसे ट्राइंगल BOC में OQ परपेंडिकुलर डिस्टेंस था यानी कि हाइट था, उसी तरह अगर मैं O को P से मिला दूं और O को R से मिला दूं तो ये दोनों भी परपेंडिकुलर हुए, यानी कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OR इज परपेंडिकुलर टू AC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC तो हमने देख लिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA देखो, BOA ये भी होगा हाफ इंटू बेस हम लोग AB ले लेंगे, हाइट क्या ले लेंगे? ये OP, ये डिस्टेंस ले लेंगे OP, इसे सेकंड बोल दिया। और एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस AC ले लिया इंटू हाइट OR ले लिया। अब यहाँ पे आप देखो कि BOC, AOC और BOA, इन तीनों ट्राइंगल के एरिया को अगर हम जोड़ देते हैं, अगर मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC ये करता हूं तो राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा? हाफ इंटू BC इंटू OQ
प्लस हाफ इंटू ए बी इंटू ओ पी, ये वाला टर्म, और फिर फाइनली ये वाला टर्म प्लस हाफ इंटू ए सी इंटू ओ आर। अब इन तीनों एरिया को अगर मैं जोड़ दूं तो ये फाइनली हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी देगा। राइट साइड में मैंने हाफ इंटू बीसी लिखा और ये OQ की लेंथ क्या है R, क्योंकि ये रेडियस है। सिमिलरली हाफ इंटू ए बी लिखा और ये OP जो है, ये OP क्या है R है, रेडियस, प्लस हाफ इंटू मैंने यहाँ AC लिखा और OR, ये OR क्या है, रेडियस है R। तो यहाँ पे अगर मैं हाफ इंटू रेडियस कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचा, BC प्लस AB प्लस AC। यही जो रिजल्ट है, यही वाला रिजल्ट हमें प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज हाफ इंटू AB प्लस BC प्लस AC इंटू R। अब हाफ इंटू R और AB प्लस BC प्लस AC क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं कि हाफ इंटू BC और इस BC पे जो परपेंडिकुलर है A से उसकी लेंथ ले लूं, तो इस फॉर्म में अगर मैं करूंगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। हमें यहाँ पे लॉजिक क्या अप्लाई करना है कि देखो सेंटर O दे रखा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखे हैं, तो सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। फिर अगर ये छोटा ट्राइंगल OBOC इसमें ध्यान दूं तो हाफ इंटू BC इंटू ये R, ये हमारी एरिया हो जाएगा ट्राइंगल BOC का। सिमिलरली बाकी दोनों ट्राइंगल का भी निकालेंगे और तीनों को अगर जोड़ लिया तो हमारा ये रिजल्ट इजिली आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट B टू टेंजेंट्स BC एंड BD आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O। तो एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और इस सर्किल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट B से हमने दो टेंजेंट बनाया BC और BD। एंगल DBC, ये जो एंगल है ये 120 डिग्री दे रखा है। देन प्रूव दैट BO इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BC। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट B को जो लाइन सेंटर से कनेक्ट कर रही है BO इज ट्वाइस ऑफ BC। BC यानी कि इस टेंजेंट की लेंथ। तो सबसे पहले इस पॉइंट C को हम सेंटर से ज्वाइन कर लेते हैं और हमें पता ही है कि ये OC इज परपेंडिकुलर टू BC। फिर हम इस पॉइंट D को O से कनेक्ट कर लेते हैं और हमें यहाँ भी ये पता है कि OD इज परपेंडिकुलर टू BD। इसके बाद अब गौर करो इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल OBD। यहाँ पे जो BC और BD है ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, हमने पढ़ा था पहले थ्योरम में, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट टू अ सर्किल। पॉइंट B से ही दो टेंजेंट बनाए गए हैं BC और BD, तो ये दोनों बराबर होंगे लेंथ में। इसके बाद OB जो है ये दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है तो ये बराबर होगा और OC विल बी इक्वल टू OD क्योंकि दे आर रेडियस ऑफ सेम सर्किल। इसीलिए ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से ट्राइंगल OBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBD। अब अगर ट्राइंगल OBC और OBD कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर एंगल CBO और एंगल DBO ये दोनों भी बराबर होने चाहिए, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। अब पूरा एंगल ये वाला अगर 120 डिग्री दे रखा है तो ये 60 डिग्री होगा और ये भी हमारा 60 डिग्री होगा। अब जब 60 डिग्री एंगल हमें ये पता चल चुका है तो अब आप फोकस करो इन ट्राइंगल OBC। अब यहाँ पे हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले क्लासेस में सीखा है वो अप्लाई करेंगे। देखो इस ट्राइंगल OBC इसमें फोकस करो, इसमें हमें ये एंगल रेफरेंस एंगल पता है 60 और हमें रिलेशनशिप निकालना है BO और BC के बीच। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल में 60 डिग्री एंगल के अगेंस्ट परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस कौन है वो फिक्स कर लेते हैं। तो एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा 60 डिग्री है, इसके ऑपोजिट वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। 90 डिग्री ये वाला एंगल है, इसके अपोजिट वाला साइड हमारा हाइपोटेनस होगा, तो बचा ये बेस। तो अब देखो हमें रिलेशनशिप निकालना है BC और BO के बीच, यानी बेस और हाइपोटेनस के बीच। तो अब बेस और हाइपोटेनस को कवर करता हुआ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, cos। अगर cos ऑफ 60 डिग्री लेंगे तो ये होगा बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा, BC है, हाइपोटेनस क्या है, BO है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसीलिए ट्वाइस ऑफ BC इज इक्वल्स टू
BO। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है O इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो एक सर्किल है जिसका सेंटर O है और इसके रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये दे रखा है। T is a point such that OT is 13 सेंटीमीटर। तो OT की लेंथ हमें 13 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखी है एंड OT इंटरसेक्ट सर्किल एट E, ये भी दे रखा है। ये जो पॉइंट E है यहाँ पे OT इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ AB is the tangent to circle at E, अब ये जो AB है, AB सर्किल पे पॉइंट E पे टेंजेंट है, मतलब पॉइंट E पे ये टच कर रहा है। यहाँ पे सिंपली हम इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं कि ये जो सेंटर O से ये लाइन E है OE, ये AB पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये दोनों एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमें पता है, हमें अभी नहीं पता है कि इसका क्या यूज करना है, बट ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है। साथ ही साथ फिगर में हमें ये भी दिख रहा है कि इस पॉइंट T से P और Q दोनों पॉइंट पे सर्किल पे टेंजेंट बना हुआ है, तो ये OP जो है ये PT के परपेंडिकुलर होगा और OQ जो है ये OQ QT के परपेंडिकुलर होगा। आगे क्या दे रखा है, इफ AB is tangent to circle at E, find the length of AB। ये AB की लेंथ हमें निकालनी है। अब सबसे पहले दिए हुए इंफॉर्मेशन पे ध्यान दो कि देखो ये OT 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आप सबसे पहले फोकस करो ट्रायंगल OTP में, ट्रायंगल OT एंड P। इस ट्रायंगल में OT ऑलरेडी हमारे पास 13 है और OP जो है ये रेडियस है, ये OP ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर दे रखा है और एंगल OPT ये 90 डिग्री है। ये हमने अभी भी देख लिया था कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। इसलिए अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, OT स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। OT स्क्वायर इज 13 का स्क्वायर, OP स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर और PT हमें नहीं पता है, तो PT स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर इज 169 माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 दैट इज 144। तो PT की लेंथ हमारे लिए आ गई √144 दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब जब ये पूरे PT की लेंथ हमें पता चल चुकी है, यहाँ से यहाँ तक PT की लेंथ हमें पता चल गई है 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्यों ना मैं इस AP की लेंथ को अगर x मान लेता हूँ तो AT की लेंथ क्या हो जाएगी 12 माइनस एक्स, और AP अगर x माना है, AP अगर मैंने x माना है तो AE भी x होगा। क्यों, AP अगर मैंने x माना है तो AE भी x होगा। क्यों, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो पॉइंट A से सर्किल पे P और E दो पॉइंट पे टेंजेंट बना दिया गया है, तो अगर AP x है तो AE भी x होगा। और ये AP और AE के चक्कर में मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं AB का लेंथ निकालना चाह रहा हूँ और AB का लेंथ मैं कैसे निकालना चाह रहा हूँ, मेरा प्लान क्या है, मैं AE प्लस BE, AE का लेंथ निकालूंगा और BE का लेंथ निकालूंगा और दोनों को जोड़ के मैं AB का लेंथ निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास AB का लेंथ डायरेक्टली निकालने का यहाँ पर कोई तरीका नहीं है। अब इस ट्रायंगल AE और T पे फोकस करो, इन ट्रायंगल AET, इसमें एंगल AET जो है ये 90 डिग्री है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि ये OE AB पे परपेंडिकुलर है। अगर OE AB पे परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है तो एंगल AET भी 90 है। तो इस ट्रायंगल AET में AT की लेंथ हमारे पास 12 माइनस एक्स है, AE की लेंथ हमने x मान ली है, तो बची क्या ET, कौन सी साइड बची ET। ET की लेंथ को हम कैसे लिख सकते हैं, OT माइनस OE लिख सकते हैं। OT की लेंथ क्वेश्चन में ही 13 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ देखो ये 13 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है तो 13 लिख लिया। और OE जो है, OE इज नथिंग बट रेडियस ऑफ सर्किल जो कि ऑलरेडी 5 दे रखा है, तो ये 5 लिख लिया, तो ये हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर। अब फिर से अगर मैं ट्रायंगल AET में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, AT स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस ET स्क्वायर, और AT की लेंथ क्या है 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस ET स्क्वायर इज 8 स्क्वायर। अब इसे a माइनस बी होल स्क्वायर को एक्सपैंड करो, ये क्या बन जाएगा 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर दैट इज 64। तो ये एक्स स्क्वायर दोनों ही तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 24x इज इक्वल्स टू 80। तो x की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं 10/3 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू अगर 10/3 है तो x हमने किसे माना था, x हमने यहाँ पे माना था AE को, तो AE की वैल्यू निकल गई
10/3 सेंटीमीटर। ये वाला टर्म हमें पता चल गया, ये है 10/3। अब किसी तरह हमें b पता चल जाए और दोनों को मैं जोड़ दूं तो मुझे ab की लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि ये फिगर जो है ये पूरी तरह से सिमेट्रिकल है अराउंड दिस लाइन OT। तो यही प्रोसेस जो मैंने अगर आपको बताया अभी, यही प्रोसेस यूज करके अगर आप b की लेंथ y मानो, qb भी y हो जाएगा और QT आप निकालोगे तो ये भी 12 सेंटीमीटर आएगा। सेम प्रोसेस अगर आप रिपीट करोगे तो ये B की लेंथ भी 10/3 सेंटीमीटर ही आएगी। तो AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा 10/3 प्लस 10/3 दैट इज 20/3 सेंटीमीटर, और यही हमारा होगा आंसर। तो देखो सर्किल जो है ये चैप्टर हमारा एक छोटा चैप्टर है, इसके थ्योरी पोर्शन में बहुत सारी चीजें नहीं है, कुछ थियोरम्स थे उसे हमने देख लिया। उसके बाद उन थियोरम्स के बेसिस पे कुछ 8-9 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। इस पूरे चैप्टर को अपना टेक्स्ट बुक से रिवाइज करो, सारे थियोरम्स पढ़ो और टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी बनाने की कोशिश करो। अगर किसी भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअली कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।